नमस्कार। मैं केएस मुरारी। आज मैं आप लोगों के साथ एक कंटेम्पररी इशू प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 18वीं लोकसभा का चुनाव और उसका परिणाम आने के पश्चात सरकार का गठन किया जा चुका है और आज 24 जून को इस नई सरकार के गठन के पश्चात संसद का पहला सत्र का पहला दिन प्रारंभ होने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि नए चुने हुए सांसद जो संसद भवन में पहुंचेंगे तो उसका कार्य रूप कैसे होगा, उनका शपथ कैसे दिलाया जाएगा, या फिर उससे सबसे बड़ी बात है कि उस सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष का निर्वाचन अभी नहीं हुआ है। चूंकि सारे नए सदस्य, कुछ पुराने सदस्य, चूंकि पिछले लोकसभा का सदस्य की सदस्यता समाप्त हो गई, तो अब नए सदस्यों के साथ नए स्पीकर का निर्वाचन का प्रश्न उठता है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो उस वक्त संसद चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता है। तो आज उसी संदर्भ में जो संसद चलाने के लिए स्पीकर की आवश्यकता होती है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, तो आज मैं इस प्रोटेम स्पीकर के संबंध में सारी बातों को चर्चा करूंगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, देश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे किया गया, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन का प्रोसेस क्या है, क्या कभी बगैर प्रोटेम स्पीकर की सरकार बनी है, क्या केवल लोकसभा के शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर होता है, और क्या प्रोटेम स्पीकर को अलग से कोई वेतन भत्ता या फिर सैलरी प्रदान किया जाता है। इन सारे संदर्भों पर आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। आज प्रोटेम स्पीकर का इस वीडियो को आप देखें और देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और लाइक करने के बाद इस वीडियो पर कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। चलिए मैं फिर से वापस आता हूं प्रोटेम स्पीकर के बात पर। तो लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो उस वक्त संसद चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता है। इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर का एक अस्थायी पद बनाया गया है। अस्थायी पद बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाता है। संविधान में प्रोटेम का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया है। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस वाले नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले ही वे विपक्ष का हो या फिर संसद क्यों ना हो। लेकिन ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही शपथ भी प्रोटेम स्पीकर को दिलाते हैं, और ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में होता है। राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में होता है, और इस सादे समारोह में प्रधानमंत्री, सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के वरिष्ठ सांसद मौजूद होते हैं। स्पीकर के रूप में तो उन्हें शपथ नहीं दिलाया जाता, लेकिन एक सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के मार्फत से शपथ दिलाया जाता है। तो इस तरह से प्रोटेम स्पीकर होता है। और अब आगे देखते हैं कि देश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे किया गया। हालांकि इस बार जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज कार्य करने वाले हैं वो भर्तृहरि करके व्यक्ति हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, है ना। तो उनका चुनाव होगा
और उस प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज वो काम करेंगे। तो आइए, हाँ, भर्तृहरि महताब जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं देश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे किया गया था। देश के पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर बनाए गए, जिसको जीवी मावलंकर कहा गया। उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल 1946 में संविधान सभा आयोजित हुई तो स्पीकर बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की जरूरत थी। तब चर्चा की गई कि वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर चुना जाए। गणेश वासुदेव मावलंकर वरिष्ठतम राजनीतिक ही नहीं, व्यापक अनुभव और प्रतिष्ठा वाले नेता थे। वह उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, जिससे उन्हें संसदीय कार्रवाई का अच्छा अनुभव भी प्राप्त था। उन्हें ज्यादा कुछ सिखाने या फिर बताने की जरूरत नहीं थी। सभी ने एक स्वर में उनका नाम लिया, उन्हें प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी सहमति थी। मावलंकर ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सांसदों ने बाद में उन्हें अस्थायी स्पीकर चुना था। इस तरह वे आजाद भारत के भी पहले स्पीकर बने थे। अब नया संदर्भ उभरता है कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन का प्रोसेस क्या है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन का प्रोसेस क्या है। तो नई सरकार चुने जाने के बाद लोकसभा का सबसे सीनियर मेंबर्स के नामों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। वरिष्ठता लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के रूप में कुल कार्यकाल के आधार पर किया जाता है। यानी जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनको चुना जाता है, और वो एज के अनुसार नहीं बल्कि कार्यकाल के अनुसार। और वह कार्यकाल न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा के रूप में भी यदि वो सदस्य है और लंबा अनुभव रहा है तो दोनों का कार्यकाल जोड़ के भी जो है सो सबसे लंबे अनुभवी व्यक्ति को जो है सो प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना जा सकता है। तो वरिष्ठता लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के रूप में कुल कार्यकाल के आधार पर किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री लिस्ट में से एक मेंबर की पहचान करते हैं जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करता है। 3 अन्य मेंबर की भी पहचान की जाती है जिनके सामने अन्य सदस्य शपथ लेते हैं। अब सवाल है कि क्या कभी प्रोटेम स्पीकर के बगैर सरकार बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है नहीं, क्योंकि भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब बिना प्रोटेम स्पीकर के कार्रवाई की गई हो। प्रोटेम स्पीकर का नियम बनाया ही इसलिए गया था कि नई लोकसभा की शुरुआत नियमानुसार हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बगैर प्रोटेम स्पीकर की सरकार नहीं बनी। अब सवाल उठता है कि क्या वर्तमान में स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान प्रोटेम स्पीकर को भी परंपराओं के अनुसार प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि नए यदि मान लिया जाए कि पुराने स्पीकर हैं, मान लिया 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं और वो 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होके नहीं आए हैं या फिर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको 18वीं यानी नए लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं यानी जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हुए। इसलिए उन्हें नए सरकार में या नई लोकसभा के गठन के बाद उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। तो नियमों और परंपराओं के अनुसार वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि पिछले लोकसभा में 17वीं में ओम बिरला थे, शायद चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, या फिर निर्वाचित हुए हैं या नहीं हुए, तो वैसी स्थिति में वो नहीं बन सकते हैं इस लोकसभा के स्पीकर प्रोटेम स्पीकर। अब
क्या केवल लोकसभा के शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर होते हैं? क्या केवल लोकसभा के शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर होते हैं? तो इसका भी जवाब होगा कि नहीं, प्रोटेम स्पीकर की जरूरत लोकसभा के बीच में भी पैदा हो सकती है। अगर सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु या फिर इस्तीफा के कारण नया प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। पहली लोकसभा में जीवी मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, फिर उन्हें सदन का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। जब लोकसभा के बीच में ही 1956 में गणेश वासुदेव मावलंकर का निधन हुआ, तो वैसी स्थिति में 4 अप्रैल 1957 को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 14 महीने पहले बी दास को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। बी दास को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब अगला सवाल उठता है कि क्या प्रोटेम स्पीकर को अलग से कोई सैलरी या भत्ता या पेंशन मिलती है? तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को अलग से कोई विशेष भत्ता या सैलरी नहीं मिलता है। उन्हें वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक सामान्य सांसद को मिलते हैं। अगर उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में अलग से जिम्मेदारियां दी जाती है तो उन्हें उस समय के लिए विशेष भत्ता या अन्य सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन यह अस्थायी और सीमित अवधि के लिए होती है। तो इस तरह से प्रोटेम स्पीकर को अलग से वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आज इस प्रोटेम स्पीकर की बात किया, जिसको सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी स्पीकर। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप अंत तक देखें और देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करते हुए कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू। कितना मिनट?